क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है 2 नंबर की आती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस ही होती हैं, तो आपका फोकस जो है ना इस पे ज़रूर होना चाहिए। ये ना हो आपकी वहाँ जाके फिर आंखें खुली की खुली रह जाएं। तो शॉर्ट के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन ज़्यादा आती हैं पार्ट 2 में, तो ये आपने ज़रूर तैयार करनी है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स is a branch of मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है दैट डील्स विथ, जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग, जिसमें डाटा कलेक्टिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंटरप्रेटिंग, फिर उसकी तशरीह करना, बताना, इंटरप्रेटिंग, एंड प्रेजेंटिंग, और फिर इसको प्रेजेंट किया जाता है उस डाटा को। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की दैट विल डील्स विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। ठीक है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, ये हमारी मदद करती है अंडरस्टैंड, पता करने में, पैटर्न्स, क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड्स हैं, एंड रिलेशनशिप्स इन इंफॉर्मेशन, और जो मालूमात दी गई हैं उनका आपस में क्या तल्लक है। ठीक है, मेकिंग इट, जिससे फ़ायदा हमें क्या होता है, मेकिंग इट ईजियर, आसानी हो जाती है, टू मेक डिसीजन, जिससे हमें फैसले लेने में आसानी हो जाती है, और ड्रा, या निकालना, कंक्लूजन, कोई नतीजा, कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन एविडेंस। तो बेटा खुलासा ये हुआ कि स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले यूज़ करते हुए, डाटा इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ नताइज निकाल सकते हैं, उसकी बेस पे आगे हम अपने फैसले ले सकते हैं। अगर आपने कभी मैच देखा हो तो मैच से पहले ना वो कह रहे होते हैं कौन सी टीम फेवरेट है, तो वो स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले लगाए होते हैं, उसकी बेस पे वो बता रहे होते हैं कौन सी टीम जीतेगी, कितने ज़्यादा मैच जीते हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा स्टैटिस्टिक्स का कमाल है। ओके, जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें भाई, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको समझ आई है कि नहीं आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में क्या करें, डिफाइन करें। ठीक है, शुरू करते हैं। डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं पेपर के हवाले से, पार्ट 2 में ज़्यादा डेफिनेशन ही आती हैं, तो आपने बड़े ध्यान से, अच्छे से, मेहनत से इनको तैयार करना है। ठीक है, इन सिंगुलर सेंस, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स जो है रेफर्स, इसका मतलब होता है रेफर्स टू अ सिंगल न्यूमेरिकल क्वांटिटी। ये एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी को रेफर कर रही होती है, सिंगल न्यूमेरिकल
क्वांटिटी। ठीक है, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी को और करेक्टरिस्टिक या खसूसियत को, करेक्टरिस्टिक्स ड्राइव्ड जो कि निकली होती है, ड्राइव्ड फ्रॉम अ सैंपल, किसी सैंपल के रिजल्ट के तौर पर हमारे पास आई होती है, या और पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन से। ठीक है, ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब a summary often used to describe a summarized data। ठीक है, तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स से मुराद एक सिंगल क्वांटिटी या रिजल्ट कहा जाएगा जो कि एक पॉपुलेशन या सैंपल में से निकला होगा, जो सारे डाटे को क्या कर रहा होगा? रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। मजमूए की फॉर्म में क्या होगा? इन प्लूरल सेंस, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू अ कलेक्शन। ज़ाहिर है प्लूरल है तो ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा और फैक्ट्स या हक़ाइक़ को, ऑफन जो अक्सर क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑफन ऑर्गेनाइज्ड एंड एनालाइज्ड टू ड्रा कंक्लूजन्स और मेक इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब नतीजा। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जो कि कंक्लूजन्स, जिसकी बेस पे हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं, नतीजा निकालते हैं अबाउट आ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन से मुतल्लक, अबाउट आ पॉपुलेशन और फिनोमिना, किसी पॉपुलेशन या फिनोमिना के मुतल्लिक। ठीक है जी, सिंगुलर सेंस में क्या होगा? जो रिजल्ट होगा और ये वो डाटा होगा जिसकी बेस पर रिजल्ट निकाला जाता है। क्वेश्चन 4 कहता है एक्सप्लेन स्टैटिस्टिक्स इन 2 डिफरेंट मीनिंग्स। तो ये 2 डिफरेंट मीनिंग्स में हमने डिफाइन कर दिए, इसमें ये आप दोनों लिख देंगे। ठीक है, या आप लिख सकते हो कि एज अ डिसिप्लिन, कि ये एज अ डिसिप्लिन भी यूज़ होती है, इसमें हम क्या करेंगे? वो सारा डाटा की टेक्निक्स पढ़ेंगे जो अप्लाई की जाती हैं। और दूसरा आप लिख सकते हो एज अ डाटा, कि ये एक डाटा की साइंस है, इसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसकी बेस पर रिजल्ट निकाले जाते हैं। ये फार्मूले सारे आ जाएंगे और ये डाटा की साइंस आ जाएगी। या आप इसमें ये दोनों ऊपर वाले लिख सकते हो सिंगुलर सेंस प्लूरल सेंस में। क्वेश्चन 5 है, 2 ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन सी हैं? एक है डिस्क्रिप्टिव और दूसरी है इन्फरेंशियल। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, जो बच्चे ऑनलाइन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स
Descriptive statistics is a branch of statistics that focuses on summarizing and describing the feature of dataset. अच्छा, आपने ये समझना है, यहाँ से याद आप अपनी बुक से करेंगे क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दी होती है, कंसेप्ट यहाँ से लेंगे, याद वहाँ से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ब्रांच वो है स्टैट की जो समराइज करती है रिजल्ट को, ठीक है, डिस्क्राइबिंग द फीचर ऑफ, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग टू इन्फर कंक्लूजन टू मेक प्रेडिक्शंस, यानी इसमें हम रिजल्ट निकाल के देते हैं बजाय इसके कि हम कोई नतीजे अपने से तुक्के लगाने फिरे कि आगे आने वाले साल में ये होगा, वो होगा, फलां होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिजल्ट होगा। एम टू सिंपली डिस्क्राइब प्रेजेंट डाटा इन मीनिंगफुल वे, इसमें डाटा को एक मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें मिसाल में मीन है, मीडियन, मोड है, अगर आप क्वेश्चन आपने किए हों उसके, तो उसमें एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट के तौर पर आती है, ठीक है। तो ये थी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसमें डाटा को एक मीनिंगफुल वे में, और मीन, मीडियन, मोड ये इसकी एग्जांपल है। आगे है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स is the branch of statistics concerned with making inferences of prediction, जिसमें हम क्या कोई नतीजा निकालते हैं या प्रोडिक्शन पेशन गोइयां करते हैं इसकी बेस पे, अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ, यानी एग्जांपल हम लेते हैं पॉपुलेशन में से, उसकी बिना पर हम प्रोडिक्शन करते हैं। जैसे हम कोई 10 बंदे पकड़ते हैं, देखते हैं वो कितना पढ़े लिखे, किस तरह के या बच्चे पकड़ते हैं क्लास में थे, तो उसकी बेस पे हम बता सकते हैं पूरी क्लास किस तरह की है। ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व यूजिंग इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम अ सैंपल टू ड्रा कंक्लूजन, इसमें क्या होगा, हम एक सैंपल से कुछ मालूमात लेंगे और उसकी बिना पर एक नतीजा निकाल देंगे, ओके। सैंपल एनालिसिस, इसमें आपके वो आ जाएंगे, वेरिएंस आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। याद आप बुक से करेंगे, यहाँ से मैंने आपको थोड़ा समझा दिया, ये नज़र तो वैसे भी आ ही नहीं रहा। डिफाइन वर्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन रेफर्स टू इंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स। पॉपुलेशन से मुराद उन इंडिविजुअल का सेट होगा या वो तमाम आइटम्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, यानी हम अगर कहीं से कोई सैंपल लेना चाह रहे हैं तो वो कंप्लीट जो डाटा होगा या कंप्लीट इंडिविजुअल्स होंगे, आइटम्स होंगी, वो हमारी पॉपुलेशन होगी। इट्स लाइक लुकिंग एट ऑल पॉसिबल ऑप्शंस, मतलब वो तमाम ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में और थिंग या चीज़ों में, दैट कुड बी हैपन इन गिवन सिचुएशन, जो हमें दी गई हालात में तमाम ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं, वो एक पॉपुलेशन है। मिसाल के तौर पर इफ़ वी आर फ्लिपिंग अ कॉइन, अगर हम एक कॉइन जो है वो फ्लिप करते हैं, पॉपुलेशन वुड बी ऑल द पॉसिबल आउटकम, तो उसमें वो तमाम आउटकम जैसे हेड है, टेल है, ये आ सकते हैं ना अगर हम कॉइन फेंकते हैं। तो ये एक तरह से हमारी पॉपुलेशन है कि या हेड भी आ सकता है और अगर इससे बड़ी एग्जांपल लें, आपका कॉलेज है, आपका स्कूल है, उसमें तमाम डिसिप्लिन के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक पॉपुलेशन है। तमाम जो आपके पास एक डिसिप्लिन में स्टूडेंट्स हैं वो एक पॉपुलेशन है। अगर सैंपल आ जाए तो फिर सैंपल क्या है, अब उस पॉपुलेशन में से अगर हम कुछ हिस्सा सिलेक्ट कर लें, जैसे हम 100 स्टूडेंट्स या 10 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेते हैं और किसी मतलब स्पोर्ट्स के बारे में या किसी इवेंट के बारे में उनसे मालूमात लेते हैं, तो वो एक सैंपल होगा उस सारे पॉपुलेशन का। सैंपल रेफर टू अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और डाटा पॉइंट्स दैट आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, जो एक बड़ी पॉपुलेशन, जैसे मैंने स्कूल का, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर से हम कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं,
वो एक सैंपल होगा। फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी और एनालिसिस, हम कोई स्टडी करना चाह रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट या एनालिसिस करना चाह रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट क्लास के, आप 5-6 स्टूडेंट से कुछ सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लास का लेवल क्या होगा, ठीक है। द सैंपल इज चूजन इन सच वे दैट इट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज ड्रॉन। वो जो सैंपल है वो अपनी पॉपुलेशन या क्लास की मुकम्मल रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसकी खसूसियात उसमें मौजूद होंगी। सैम्पलिंग अलाउ स्टैटिस्टिशियंस, सैम्पलिंग से जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं वो नतीजे निकालते हैं पॉपुलेशन के बारे में। ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व्ड इन सैंपल, जो सैंपल में उन्होंने मालूमात देखी होंगी उसकी बेस के ऊपर वो तमाम पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा या नतीजा या कोई भी राय दे सकते हैं। अब मिसाल मैंने दे दी कि एक क्लास में जो तमाम स्टूडेंट्स हैं या एक स्कूल में वो सारे एक पॉपुलेशन होती है, उसमें से अगर हम कुछ हिस्सा सिलेक्ट करें तो वो हमारी सैंपल होगा। अब आपने ये याद तो नहीं करनी, लेकिन समझाने के लिए ये चीज़ें ज़्यादा बहुत ज़रूरी हैं। याद आप अपनी बुक से करेंगे जहाँ शॉर्ट डेफिनेशंस लिखी होंगी या कहीं से भी। ये इतनी बड़ी वैसे आपसे अगर याद हो जाए तो ठीक है, मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है। तो और मज़ीद अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको मज़ीद सिंपल बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें ऑनलाइन है तो, नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज़। डिफाइन वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 12। सर जो 11वां डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंस है वो हमने 6-7 में कर लिया हुआ है, तो 11वां आपने वो देख लेना है। 12वां है व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल इज अ सिंबल और लेटर। आमतौर पर ये सिंबल या लेटर होता है और इंग्लिश का होता है, ठीक है। जो हम आमतौर पर इक्वेशन हल करते हैं ना, x बराबर x + 2 = 3 या कुछ भी है, वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, जो एक क्वांटिटी को ज़ाहिर कर रहा होता है। दैट कैन वेरी और चेंज इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इक्वेशन, यानी जिसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो कोई कुछ भी आंसर आ सकता है। जैसे ये इक्वेशन है, इसको हम हल करेंगे तो ये आई थिंक 3 इसका आंसर आ जाएगा। एक्स इज़ द वेरिएबल जो कि आमतौर पर अननोन होता है, हमें इसको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है इसको मालूम करने के लिए। तो ये था जी वेरिएबल। वेरिएबल एक अननोन वैल्यूज होती है जिसको हमें कैलकुलेशन के दौरान मालूम करना पड़ता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, यानी अर्थमेटिक वैल्यूज़ गिनती के रिलेटेड हमारे पास जो है वो एनालिसिस करते हैं। इट हेल्प्स इन प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शन भी करती है। बेस्ड ऑन प्रीवियस अवेलेबल डाटा रिजल्ट्स, पिछले सालों का हम डाटा यूज़ करके उसकी बेस पे प्रेडिक्शन भी करते हैं। जैसे आपने मैच देखा हो तो मैच से पहले वो फेवरेट टीम बता रहे होते हैं, जी पाकिस्तान फेवरेट है या जो भी कोई अपोजिट कंट्री होती है, तो वो किस बेस पे बता रहे होते हैं, वो पिछले सालों के यानी कि जो मैचेस हुए होते हैं उनकी बेस पे बता रहे होते हैं कि जो ये अगर एक टीम इतने मैच जीती है तो दूसरी इतने जीती है, तो उसी बेस पे। और इसमें डाटा को हम एक सिस्टमेटिक वे के अंदर कलेक्ट करते हैं जितना भी डाटा होता है, ठीक है। बाकी और भी हो सकती हैं, फिलहाल इतनी हमारे पास। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, जो स्टैटिस्टिक्स लॉज हैं वो हमारे ज़्यादातर ना मैथमेटिकल डाटा के ऊपर अप्लाई होते हैं, इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में हम ज़्यादातर अजम्पशन कहते हैं, जी पहले ये तो अब हो सकता है आगे ऐसे हो, तो अजम्पशन में भी गलत हो जाए। ऐसा भी होता है ना कि जी मैच ये फलां टीम फेवरेट है, जो बात का दूसरी भी जीत जाती है, ठीक है। इफ़ सैम्पल इज़ नॉट, अब अगर हमने सैम्पल तो ले लिया लेकिन वो सैम्पल उसकी करैक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा अपनी पॉपुलेशन को,
तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसकी बेस पे जो प्रेडिक्शन करेंगे वो गलत हो जाएगी। इसके अलावा जो हम स्टैटिस्टिक्स लॉज अप्लाई करते हैं, टेक्निक्स लगाते हैं, जो बंदा लगा रहा है मे बी वो ना एफिशिएंट हो उसमें, तो ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। तो बाकी ये कि आप अपनी बुक्स से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, याद आप कोशिश करें वहीं से करें, शॉर्ट लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, सेंसस और सैंपल सर्वे क्या होता है? तो सेंसस क्या होती है? मर्दमशुमारी। ठीक है, इन सेंसस each and every element of population is checked to find out results. ठीक है, in census each and every element of the population is observed. ठीक है, जैसे इन सेंसस टीम्स कम डोर टू डोर टू गैदर डेटा। ठीक है, गवर्नमेंट टीम्स बनाती है, वो हर घर घर आती हैं और मालूमात इकट्ठी करती हैं, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, उनकी एजेस क्या हैं, वो पढ़े लिखे कितने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये तकरीबन हर 10 साल बाद की जाती है, मर्दमशुमारी जाती है। सैंपल सर्वे अब क्या है? सैंपल सर्वे में हम उस पॉपुलेशन में से कोई एक हिस्सा सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कोई एक स्कूल है, उसमें से हम 100 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और उनके ऊपर उनसे पूछते हैं जी उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इंटरनेट पसंद है। उसकी बेस पे फिर हम कोई एक प्रेडिक्शन करते हैं जी स्कूल का क्या हिसाब किताब होगा, बाकी बच्चे क्या सोचते होंगे। ठीक है, वाइल सैंपल सर्वे is a part of that data gathered ठीक है जी। सेंसस क्या है? एक एक एलिमेंट, हर चीज, और सैंपल सर्वे उसमें से कोई एक पार्ट, छोटा सा हिस्सा पॉपुलेशन में से। इसकी बेस पर फिर आगे हम प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, पैरामीटर क्या होते हैं? इन स्टैटिस्टिक्स अ पैरामीटर इज अ करेक्टरिस्टिक, ये एक करेक्टरिस्टिक या खसूसियत होती है, और मैयर या कोई मैयर दैट डिस्क्राइब अ पॉपुलेशन, जो किसी एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे पॉपुलेशन से हम सैंपल लेते हैं, सैंपल से आगे टेक्निक्स लगा के कोई रिजल्ट निकालते हैं, उसी तरह। ठीक है, पैरामीटर आर टाइपिकली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स, हम इनको ज़्यादातर ग्रीक लेटर्स के साथ यानी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये म्यू है हमारे पास, जो कि हम पॉपुलेशन मीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे फाई है फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये है हमारे पैरामीटर्स। ठीक है जी, जो कि ग्रीक लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और ये दो आमतौर पर यूज़ होते हैं, ज़्यादा और भी हैं। ठीक है, जिससे पाई भी होता है ना हमारे पास, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है दैट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, जिसमें हम कलेक्ट करते हैं
ऑर्गेनाइजिंग फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइजिंग और फिर एनालाइज करते हैं, एंड इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। यानी जो डाटा हमें दिया गया होता है या कोई भी डाटा है उसको हम कलेक्शन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट और फिर प्रेजेंट कर देंगे। जैसे बच्चों सेंसेस होती है मरदमशुमारी, तो उसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसको बताया जाता है और फिर प्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ, इलेक्शन हुए, तो उसमें क्या हुआ, डाटा कलेक्ट किया गया, हर बंदे ने अपना वोट किया, उसको फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उसको आगे भेजा, आगे उन्होंने इंटरप्रेट किया और वाम को प्रेजेंट कर दिया कि कौन जीता है कौन हारा है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स मेथड फॉर समराइजिंग, इसमें हमें मुख्तलिफ मेथड दिए जाते हैं, जैसे आप मीन, मीडियन, मोड वगैरह पढ़ के आए हुए हैं। एंड मेकिंग इन्फ्रेंस, उसकी बेस पे हम नतीजे भी निकालते हैं। फ्रॉम डाटा हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड पैटर्न्स, कि क्या पैटर्न चल रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और रिलेशनशिप का पता चलता है, जी पहले महंगाई थी अब क्या है, उस हिसाब से फिर कंपैरिजन किया जाता है। एंड वेरिएबिलिटी इन द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है जी। और फिर जी इंडिया में ये हालात हैं, हमारे ये हालात हैं, वो स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर, या इसकी हुकूमत अच्छी थी उसकी अच्छी थी, ये सारा स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर ही अंदाजे लगाए जाते हैं। ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो कि चेंज नहीं होती। अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। इन मैथमेटिक्स और साइंस कांस्टेंट आर यूज्ड रिप्रेजेंट फिक्स्ड क्वांटिटीज और पैरामीटर इन इक्वेशंस और फार्मूलाज। ठीक है। जैसे x बराबर 2, अब 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है। दे रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और प्रॉब्लम। ठीक है। तो कांस्टेंट किनको कहेंगे? ऐसी वैल्यूज जो एक प्रेजेंटेशन के दौरान या फार्मूले में चेंज नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। 6x जमा 7, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती। ठीक है। याद आप चाहे अपनी बुक से कर लें, मेन चीज़ है कि आपने कंसेप्ट लेने हैं। ठीक है। कंसेप्ट कांस्टेंट फिर क्या हुआ? ऐसी वैल्यूज जो कि चेंज नहीं होती प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। ओके। डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल असल में हम होल नंबर वैल्यूज को कहते हैं जिनमें पॉइंट ना हो, तो ऐसी जो भी वैल्यू होगी वो डिस्क्रीट वेरिएबल उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स दैट कैन टेक एन डिस्टिंक्ट सेपरेट वैल्यूज। ठीक है। आपने कोशिश करना अपनी बुक से याद करें, समझ यहाँ से लें लेकिन याद वहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी चलो कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए तो। ठीक है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होगा? ऐसा वेरिएबल जो डिस्टिंक्ट वैल्यू ले सकता है। दीज वैल्यूज आर टाइपिकली काउंटेबल, ये काउंटेबल वैल्यूज होती हैं, एंड ऑफन रिप्रेजेंट आइटम दैट कैन बी काउंटेड इन होल नंबर। ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया 1 2 3 4 काउंटिंग में जो चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्स इन पार्किंग लॉट, कितनी कारें खड़ी हैं पार्किंग लॉट के अंदर। ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड इन ए मैच, मैच में कितने गोल जो है ना वो स्कोर किए गए हैं। नंबर ऑफ बुक्स ऑन अ शेल्फ, एक शेल्फ के ऊपर। ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसी एग्जांपल जो हम काउंट कर सकते हैं और होल नंबर वैल्यूज होती हैं। तो ऐसे ही जो भी वेरिएबल इनको रिप्रेजेंट करेगा वो हमारे पास क्या होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? जो हमारे पास पॉइंट में कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं जिसको हम अशारिया वाली डेसिमल वैल्यूज भी कहते हैं, जो होल नंबर ना हो उनको हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। अ कंटिन्यूस वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल
दैट कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद अ सर्टेन रेंज, जो एक रेंज के अंदर तमाम वैल्यूज को ले सकते हैं। इन अदर वर्ड इट कैन हैव एन इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, यानी जब एक चीज पॉइंट में आ जाती है ना तो वो एक तरह से इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकता है, क्योंकि पॉइंट में 0.000 पता नहीं कहाँ तक हम ले सकते हैं विद इन स्पेसिफाइड इंटरवल। कंटिन्यूस वेरिएबल्स आर टाइपिकली मेजर्ड एंड कैन इंक्लूड थिंग्स, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पैमाइश कर सकते हैं, शामिल हैं। जैसे किसी की हाइट है 5.4, 3.5, 9.9 तो नहीं होगी, ऐसे ही वेट होता है जी 20 भी नहीं होता, 40.7, 50.70 पॉइंट, ऐसी टेम्परेचर है। यानी जो वैल्यूज हम पॉइंट्स में ले सकते हैं वो सारी हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल में आ जाती हैं। और डिस्क्रीट वेरिएबल से ये इसका फ़र्क है कि डिस्क्रीट वेरिएबल में हम यानी होल नंबर ऑफ वैल्यूज लेते हैं, और कंटिन्यूस वेरिएबल में हम रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं, पॉइंट में वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज हर तरह की शामिल हो जाती हैं। तो ये फ़र्क भी हो गया आपका कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल का, कि डिस्क्रीट में हम होल नंबर वैल्यू लेते हैं, यानी कितने बच्चे हैं 10, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 5, ठीक है, एब्सेंट कितने हैं 10। अब पॉइंट में नहीं होता जी 2.5 मिस है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल। डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वो होल नंबर ऑफ वैल्यूज लेता है, जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, ठीक है, या आपके कितने भाई हैं 2 भाई हैं, कितनी सिस्टर हैं 1 है, 5 है, जितनी भी हैं। और जो कंटिन्यूस वेरिएबल है वो हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज या डेसिमल वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है जी, जैसे जी हाइट कितनी है आपकी 25.1, 7.5, 6 फुट 5 इंच। ठीक है, आपका वेट कितना है, ऐसे ही 52.7 पाउंड्स है, या केजी है, या 65 केजी है, या 75.1 केजी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये फ़र्क है जी कि जो डिस्क्रीट है वो होल नंबर ऑफ वैल्यूज लेता है, और जो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है वो हमारे पास पॉइंट या डेसिमल वैल्यू या रेंज ऑफ वैल्यूज इसमें आ सकती हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है बच्चों, जैसे नाम से ही जाहिर है, क्वालिटी यानी खूबी के ऊपर जो डिपेंड कर रहा हो, कोई अच्छा है, बुरा है, बहादुर है, खूबसूरत है, गंदा है, मोटा है, पतला है। तो ऐसा जो वेरिएबल होगा जो इन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल या एट्रीब्यूट। क्वालिटेटिव वेरिएबल आल्सो नोन एज कैटेगोरिकल, इसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं, रिप्रेजेंट कैटेगरीज, कैटेगोरियल और ग्रुप्स दैट कैन बी क्वांटिफाइड विद नंबर्स। ठीक है, जो क्वालिटी होंगी उनको हम नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे जी वो खूबसूरत है तो कितना है जी 2.5 है या 3, नंबर नहीं इसके लिए होते हैं। वो बदसूरत है तो इसके लिए कोई नंबर नहीं हमारे पास। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल ऐसा होगा जिसको हम नंबर्स के जरिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दीज वेरिएबल डिस्क्राइब क्वालिटीज और करैक्टरिस्टिक्स, बल्कि ये क्या खूबियां, खसूसियात उस चीज की बताएंगी जिसको भी हमने मेजर करना होगा। ठीक है, इनको हम वैसे एडजेक्टिव भी कहते हैं इंग्लिश ग्रामर अगर आपने पढ़ी हो तो। ठीक है, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो क्या करे, क्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी भी चीज की, तो वो क्या होगा हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटी जो मकदार के लिए वेरिएबल हम यूज करेंगे। ठीक है, जो होल नंबर्स हमें बताएगा, डेसिमल बताएगा, ऐसा जो वेरिएबल होगा वो होगा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वेरिएबल आल्सो नोन एज न्यूमेरिकल और कंटीन्यूअस वेरिएबल is a type of variable in statistics that represents a measurable quantity। पहले हमने पढ़ा ना क्वालिटेटिव,
वो अनमयरेबल होता है, उसको हम मैयर नहीं कर सकते। तो क्वालिटेटिव फिर क्या होगा, मैयरेबल। ठीक है, मसलन क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10, ये क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा इसके लिए। दीज वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस विद न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर दिस वेरिएबल एंड कैन बी बोथ डिस्क्रीट एंड, और ये डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होल नंबर ऑफ वैल्यूज, कॉन्टिन्यूस का मतलब पॉइंट में जो वैल्यू होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जो कि क्वांटिटी, मिकदार, गिनती, इसमें ज़ाहिर किया जाता है। क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा देखो लफ्ज़ से पता चल जाता है आधे जवाब का। जो क्वांटिटी, मकदार को ज़ाहिर करेगा। इंफॉर्मेशन दैट इज़ एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली जो मालूमात एक्सप्रेस करेगा वो डाटा हमारे पास क्या होगा, क्वांटिटेटिव। एंड कैन बी मेजर्ड और काउंटेड, और उसकी हम पैमाइश कर सकते हैं या उसको काउंट कर सकते हैं। ऐसा डाटा हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा। प्रोवाइड्स अ वे टू क्वांटिफाई एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिनोमिना, यानी जिस भी मज़र के बारे में, जिस चीज़ के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी मालूमात को वो क्वांटिटी में ज़ाहिर करेगा। जी कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कितना पानी है, 2 लीटर है। ठीक है, तो ये सारे क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। आगे हम मजीद इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक डिस्क्रीट होता है जो होल नंबर ऑफ वैल्यूज 5, 6, 7, और दूसरा कंटिन्यूस होता है, यानी कंटिन्यूस में क्या होता है, कितनी हाइट है, कितना वेट है, यानी जो पॉइंट्स में वैल्यू ली जा सकती हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वैल्यूज इट कैन टेक। ठीक है जी, तो ये है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा। दूसरा होता है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा क्या होगा, जिसमें मालूमात होंगी और नॉन न्यूमेरिक डाटा होगा, जिसमें खूबियों को बयान किया जाएगा। एडजेक्टिव, मोटा, काला, पतला, सूखा, खूबसूरत, ज़हीन, अक्लमंद, बुज़दिल। इट इन्वॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें खूबियाँ आएंगी, एट्रीब्यूट्स भी वही चीज़ होती है, या क्वालिटीज ऑफ अ फिनोमिना रेदर देन न्यूमेरिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्वांटिटेटिव के उल्ट सारा, यानी वहाँ तो हमें सारी क्वांटिटीज ही चाहिए ना, कितनी है ये वो फलां टिंग उसकी वैल्यू, लेकिन क्वालिटीज़ में क्वालिटीज़ आएंगी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय कैप्चरिंग सब्जेक्टिव क्वालिटीज़, यानी जो हमें मतलब की हैं वो हम उसमें से ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रीट डाटा क्या होगा, जो यानी होल नंबर ऑफ वैल्यूज पे, डिपेंडिंग ऑन होल नंबर वैल्यूज, वो सारा डाटा क्या होगा हमारे पास, डिस्क्रीट डाटा होगा। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिस्क्रीट डाटा को। उसके बाद कंटिन्यूस डाटा, जिसमें हम पॉइंट्स में वैल्यू ले सकते हैं। जैसे हाइट है किसी की जी 7.5 इंच, या हम कहते हैं जी किसी का वेट है, पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है इसमें 72.6 kg। तो डिस्क्रीट डाटा जो होल नंबर ऑफ वैल्यूज पर रिप्रेजेंट हो, वही वेरिएबल वाली डेफिनेशन है। और कंटिन्यूस डाटा जिसमें पॉइंट में हम वैल्यूज ले सकें, पैमाइश कर सकें। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल के दरमियान क्या डिफरेंस है। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो चेंज नहीं होती प्रोग्राम चलने के दौरान। तो उल्ट करेंगे तो ऐसी वैल्यू जो चेंज हो जाए उसको वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, इन मैथमेटिक एंड साइंस कांस्टेंट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फिक्स्ड क्वांटिटीज और पैरामीटर इन इक्वेशन और फार्मूला। किसी पैरामीटर, किसी इक्वेशन, किसी क्वांटिटी में जो फिक्स वैल्यू होगी वो हमारे पास कांस्टेंट होगी, और जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है जी, मोटा सा डिफरेंस है कि जो चेंज हो जाए प्रोग्राम चलने के दौरान
वो वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब ये होता है ना बदलने वाला, वेरी करने वाला, और कांस्टेंट यानी जो के मुस्तकिल हो, जो चेंज ना हो। तो ये मोटा सा डिफरेंस है। यदि आपका क्वेश्चन भी है तो इसको अच्छे से ज़हन में बिठा लें, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो बच्चों प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा होता है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा जिसके ऊपर अभी कोई भी टेक्निक जो अप्लाई ना की गई हो, स्टैटिस्टिकल या कोई और भी, और जो डायरेक्टली इकट्ठा किया गया हो सर्वेस के ज़रिए, इंटरव्यू के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। इस पे कोई भी अभी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई नहीं की गई होती। और जो सेकेंडरी डाटा है वो किसी और ने इकट्ठा किया होता है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई रिसर्च पर्पज़ के लिए हो सकता है, सेंसिस का डाटा हो सकता है, किसी भी चीज़ का जो पहले गैदर कर लिया गया था, हमने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए या अपने मतलब के लिए उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड, यानी प्राइमरी डाटा जो डायरेक्ट इकट्ठा किया गया है, जो किसी ने नहीं किया, आपने खुद किया है। और सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा जो किसी ने इकट्ठा किया है लेकिन आप उसको अपने मतलब के लिए, उसमें अपने मतलब के लिए जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आप इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है। तो ये हो गई है मशक पूरी। तो अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। डाटा क्या होता है जी? डाटा कोई भी वो कह लो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी जो रॉ है, जिसके जो हमारे किसी काम का नहीं है लेकिन हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में उससे फिर हम उसको उस पर टेक्निक्स लगाते हैं, मेथड लगाते हैं और उसको अपने मतलब की जो भी मालूमात हमें चाहिए होती है, जैसे मर्दमशुमारी होती है तो वो घर घर जाके इकट्ठा तो करते हैं ना डाटा, कि जी कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, किस किस एज के हैं। वो उस टाइम तो रॉ फैक्ट है, डाटा है, किसी काम का नहीं है, लेकिन बाद में वो उसी डाटे को मिलाते हैं और फिर बताते हैं जी मुल्क के अंदर इतने % औरतें हैं, इतने % मर्द हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अनपढ़ हैं, इतने जॉब होल्डर हैं, इतने जो है ना वो बेरोजगार हैं, इतने बैरून मुल्क हैं। तो वो सारी परसेंटेज उस हिसाब से फिर निकालते हैं, ठीक है। तो डाटा क्या है? एनी कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो बाद में कलेक्ट किया जाएगा, उस पर टेक्निक होगी, प्रोसेसिंग की जाएगी, उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल लिया जाएगा। तो ये था हमारा डाटा, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा रेफर्स टू ओरिजिनल डाटा। ये हमारा ओरिजिनल डाटा होता है, दैट इज कलेक्टली डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, जो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है। बच्चों जैसे देखो मर्दमशुमारी होती है ना, तो वो हर घर में आते हैं, हर घर का डाटा इकट्ठा करते हैं, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने उसमें से मतलब बच्चे लड़कियां, कितने लड़के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने जॉब करते हैं, जो जॉब करते हैं उनकी सैलरी कितनी है, महाना इनकम कितनी है, सालाना कितनी है, उसके अलावा उनके क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये जो सारा डाटा वो आकर, यानी उससे पहले उस पर किसी बंदे ने इकट्ठा नहीं किया, यानी सोर्स यानी जहाँ से वो निकला है वहाँ से, ठीक है। जैसे घर घर आके वो इकट्ठा करते हैं, तो ये सारा प्राइमरी डाटा में आ जाता है। दिस डाटा इज गेटर थ्रू मेथड्स सच एज सर्वे, सर्वे किए जाते हैं, इंटरव्यू किए जाते हैं, तजर्बात, ऑब्जर्वेशन और डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। इसी तरह जैसे अभी इलेक्शन हुए रिसेंटली, तो जो हमने वोटिंग की सब लोगों ने, वो सारा प्राइमरी डाटा होगा, क्योंकि अभी फिर जब उसको फिर काउंट किया गया तो फिर वो इंफॉर्मेशन बाद में बनी कौन जीता कौन नहीं जीता। इट इज़ कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक रिसर्च पर्पज और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जैसे इलेक्शन हुए उनका भी एक खास मकसद था कि किसको MPA बनाना है, फिर वो MPA MNA मिल के आगे फिर वो वज़ीर आज़म बनाते हैं, फिर वो सदर बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक रिसर्च पर्पज और एंड हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली पब्लिश्ड और एनालाइज, उससे पहले ना तो पब्लिश किया होता है ना ही एनालाइज, ठीक है ना जी। पहले तो नहीं, वोट पिछले वोट गए ख़त्म। प्राइमरी डाटा इज वैल्यूएबल बिकॉज ऑफर
फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज़ रेलिविंग टू स्पेसिफिक रिसर्च। ये बहुत अहम होती है क्योंकि इसकी बेस के ऊपर भी तो आगे सारी रिसर्च होनी होती है। मैंने पहली वीडियो से बताया था आपको, अगर आपने ये याद नहीं करना तो अच्छी बात है, ये बड़ा समझाने के लिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है, वरना आपकी बुक में बिल्कुल शॉर्ट लिखा हुआ है, आपने वही याद करना है। कंसेप्ट यहाँ से लेना है, समझना यहाँ से है, लेकिन याद आप कोशिश करें वहाँ से करें। It is contrasted with secondary data, which is data that has been previously collected and analyzed by other for their own। ठीक है, कहता है सेकेंडरी डाटा और इसमें ये फ़र्क है कि सेकेंडरी डाटा पे कोई ना कोई रिसर्च हो चुकी होती है, उसको पहले भी किसी ने यूज़ कर लिया होता है, हम दोबारा समझ लें उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तो ये था जी हमारा प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा बच्चों ये समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में लिखा गया, आपने कोशिश करना अपनी बुक्स में से ही आपने क्वेश्चंस जो है ना वो याद कर लेने। ठीक है, सेकेंडरी डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स। ये ऐसी मालूमात है जो किसी ने पहले ही इकट्ठी की होती हैं फॉर अ पर्पज, किसी मकसद के लिए, अदर देन वन एट हैंड, उसके अलावा जिसके हाथ में वो मालूमात है। यानी मुझे मालूमात मिल गई हैं कि जी पाकिस्तान में इतने मर्द हैं, इतनी औरतें हैं, अब मेरे हाथ में ये मालूमात तो आ गई, लेकिन ये किसकी है, ये पहले किसी ने मर्दमशुमारी की होगी, सर्वे किया होगा, तो वो उसकी मालूमात थी। इसका मतलब है इकट्ठी किसी ने की थी, वो हमने पढ़ा था ना प्राइमरी डाटा में। तो ये सेकेंडरी डाटा में क्या होगा, जो मालूमात पहले इकट्ठी हो चुकी है हमारे पास, अब आई है, लेकिन वो किसी की है। दिस डाटा इज गैदर्ड फ्रॉम सोर्सेज सच एज बुक्स। हो सकता है हमने बुक्स में से लिया हो, आर्टिकल्स, किसी आर्टिकल से लिया हो, नेट से लिया हो, गवर्नमेंट रिपोर्ट से लिया हो, वेबसाइट्स में से लिया हो, या किसी डेटाबेस में से लिया हो। ठीक है, यानी हमने खुद इकट्ठा नहीं किया, हमने इन चीज़ों से वो डाटा इकट्ठा कर लिया जो पहले किसी ने इकट्ठा किया होगा अपने मकसद के लिए, और मकसद पूरा हो गया तो वो डाटा अब हमारे काम भी आ सकता है। रिसर्चर्स ऑफन यूज सेकेंडरी डाटा। जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो अक्सर सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं व्हेन कंडक्टिंग स्टडीज़, जब उन्होंने कोई स्टडी करनी हो, कोई मुतालिया करना हो, कोई रिसर्च करनी हो या कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो, बिकॉज इट कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स, क्योंकि वो इससे उनको बहुत सी अंदरूनी मालूमात या गहरी मालूमात या उनके मतलब की चीज़ें मिल जाती हैं उसमें से। सेव टाइम, उनका टाइम बच जाएगा, एंड रिसोर्सेज, उनके ज़राए, एंड समटाइम कवर अ ब्रॉडर स्कोप देन व्हाट कुड बी अचीव्ड, और बाज़ का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है उनको। ठीक है, जैसे देखो ना कैरियर गाइडेंस होती है, तो जो करते हैं कैरियर गाइडेंस करते हैं या जो टीचर्स होते हैं बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि कौन सा बच्चा कितना पानी में क्या कर लेगा। तो ठीक है, उसकी बिना पर, क्योंकि उन्होंने, अगर उनका तजर्बा है, इतने साल बच्चे पढ़ाते पढ़ाते, एक अंदाज़ा हो जाता है कौन सा बच्चा किस तरह था, किस मुकाम पे इस तरह, या कितने नंबर लिए हैं, तो वो उस हिसाब से बड़ा अच्छा फिर गाइड कर सकते हैं। तो ये होता है फ़ायदा कि बहुत ज़्यादा फिर बच्चे का मुस्तकबिल भी सेव हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डाटा क्या है, पब्लिश्ड रिसर्च स्टडीज, सेंसस डाटा, कि पहले ही कोई रिसर्च किसी ने करके इशू कर दी कि पाकिस्तान में जो है ना वो इस टाइम हेपाटाइटिस के हर 3 में से या 5 में से एक बंदे को, इस तरह की कोई रिसर्चेज वगैरह हैं, या आने वाले वक्त में मतलब ऐसे वो बनाते रहते हैं। सेंसस डाटा मरदमशुमारी का डाटा है, कंपनी रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर्वे कंडक्टेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, आर्चिव, सोशल मीडिया डाटा, एकेडमिक जर्नल एंड आर्टिकल्स। तो ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज हैं जो ऑलरेडी किसी ने गदर किए, किसी ने मेहनत की है, हमने उनको अपने मतलब के लिए यूज़ कर लेना। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा। जो हमारे पास प्राइमरी डाटा होता है उसके सोर्सेज क्या होते हैं। प्राइमरी डाटा वो होता है जिसके ऊपर अभी कोई भी टेक्निक, फार्मूला, स्टैटिस्टिकल मेथड हमने अप्लाई नहीं किया होता। तो ऐसा डाटा हम किस तरह सर्वे के ज़रिए कर सकते हैं, क्वेश्चनर्स के ज़रिए खुद, यानी
स्टेप पे जाके हो, यानी अभी उस पर कोई भी स्टेप इन्वॉल्व ना हुआ हो, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। तो ये तमाम वो सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए हम अपना डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी डाटा जो होता है रेफर्स टू ओरिजिनल डाटा दैट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, जो हमने डायरेक्ट खुद सोर्स से जाके इकट्ठा किया, किसी और ने इकट्ठा नहीं किया, ना ही उससे कोई आगे इंफॉर्मेशन अभी कलेक्ट की गई है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, और वो जो भी है किसी खास चीज़ से मुतल्लक हो सकता है। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के सोर्सेज क्या होते हैं? सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज हैं पब्लिश्ड रिसर्च स्टडीज़ के पहले ही कोई पब्लिश्ड, यानी कोई रिसर्च है जो पब्लिश हो चुकी है उसको हम यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। ऐसी जो सेंसिस डाटा है, मरदमशुमारी के लिए जो डाटा इकट्ठा किया गया है, वो भी हमारे लिए क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। ऐसी कंपनी की रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी क्या आ जाती हैं जी, सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज के अंदर। सर्वे कंडक्टेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस, और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी कोई सर्वे किया है, डाटा कलेक्ट किया है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, आर्चिव इन सोशल मीडिया डाटा, एकेडमिक जर्नल आर्टिकल। तो ये सारे वो सोर्सेज हैं जो कि मेन सोर्सेज हैं ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। आगे डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन फॉर कलेक्टिंग डाटा। ये जो 35 है ना, मेथड ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये है कि आप खुद, जैसे प्राइमरी डाटा है, आप खुद डोर टू डोर जाते हैं और मालूमात इकट्ठी करते हैं, या ऐसा जो भी डाटा प्राइमरी डाटा में आ जाएगा ना, जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आपने खुद इकट्ठा किया है, उसके ऊपर अभी कोई टेक्निक नहीं लगाई गई। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। जो स्टैट्स के मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी अहमियत क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड्स प्ले अ क्रूशियल रोल, ये बड़ा एक अहम किरदार अदा करते हैं इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशंस। तो जो हमने मुख्तलिफ बिजनेस के मुख्तलिफ पहलू हैं या ऑपरेशंस हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ फैसले लेने में ये बड़ी हमारी अहम किरदार अदा करता है। बच्चों, जो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे पिछले कुछ सालों में ये बड़ा आता रहा कि जी फेसबुक वालों ने डाटा बेच दिया है, तो कुछ लोगों ने फिर क्लेम्स भी किए। ये था कि वो देखते हैं कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, उस हिसाब से वो कंपनीज को डाटा जो है ना वो आगे फॉरवर्ड करते थे, उसकी बिना पर वो आगे अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते थे, ये एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, तो ये सारा चक्कर है कि उस पर टेक्निक्स लगाई जाती हैं कि ये चीज़ पहले क्या थी, अब क्या है, कौन सी चीज़ सेल हो रही है, लोग क्या देख रहे हैं। अभी भी ये कहा जाता है कि अगर आप वैसे कोई बात कर रहे होते हैं तो आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ज़रिए आपका कैमरा भी एक्सेस हुआ होता है, आपका माइक भी एक्सेस किया गया होता है, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद आपको उसी तरह की एड्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारा स्टैट्स की बिना पर ही किया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके पीछे लगाई होती है उन्होंने। हेयर आर सम हाईलाइटिंग देयर इंपॉर्टेंस, जैसे डाटा एनालिसिस है, स्टैटिस्टिकल मेथड हेल्प इन एनालाइजिंग लार्ज डाटा सेट एफिशिएंटली। ठीक है जी, एक बड़ा डाटा को हम सिंपली टेक्निक लगा के उसमें से अपनी मतलब की मालूमात निकाल सकते हैं। बाय अप्लाइंग टेक्निक्स सच एज रिग्रेशन एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कोरिलेशन एनालिसिस, बिजनेस कैन एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल इनसाइट्स। तो बिजनेस जो भी है वो अपने मुतलका जो भी अंदरूनी मालूमात है उस डाटे से आराम से निकाल सकते हैं, ये डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके। दिस एनालिसिस एड्स, ये जो एनालिसिस होता है वो मदद करता है इन अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स, कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, रिलेशनशिप विद इन द डाटा
एनेबलिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो यानी पिछला डाटा वो देखते हैं ना जी, हमने ये डिसीजन लिया या ये ट्रेंड था या ये चीज़ ज़्यादा सेल हुई या कम हुई, उसकी बिना पर आगे जब मज़ीद फैसले लेंगे टेक्निक्स लगा के तो उसका बिजनेस को फिर फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये था जी इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स के। हम मुख्तलिफ मेथड टेक्निक्स फार्मूला लगाकर उसकी बिना पर अपने फैसले चेंज करते हैं या बनाते हैं और जिसका हमें फिर मुस्तकबिल में फ़ायदा होता है। व्हाट इज़ एन ऑब्जर्वेशन? बेटा जैसे ऑब्जर्व होता है किसी चीज़ को देखना, मुशाहदा करना। अगर आप बायो आपने पढ़ी है तो 9th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। एन ऑब्जर्वेशन इज द एक्ट ऑफ नोटिसिंग, किसी चीज़ को नोटिस करना। ठीक है, ये चीज़ कैसे हो रही है। और परसीविंग समथिंग, या अंदाज़ा लगाना समथिंग यूजिंग वन सेंसेस, अपने सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, 5 सेंसेस है ना, तो उनको छूना, टच करना, छूना हो गया, देखना हो गया, सूंघना हो गया, सुनना हो गया, ऐसे एक छठी हिस्सा होती है। इट इन्वॉल्व गैदरिंग इंफॉर्मेशन और डाटा। इसमें क्या होगा, हम मालूमात या डाटा इकट्ठा करेंगे अबाउट अ पार्टिकुलर फिनोमिना, किसी खास फिनोमिना मजहर के मुतल्लिक, इवेंट या किसी इवेंट के मुतल्लिक, और ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ के मुतल्लिक, थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स। चाहे हम खुद जाके पर्सनली मिलें या इनडायरेक्टली किसी ने डाटा इकट्ठा किया, हम उसका डाटा यूज़ कर लेते हैं, तो ये इनडायरेक्ट मीन्स होगा। ऑब्जर्वेशंस आर फंडामेंटल टू द साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड के लिए ये बुनियाद होती हैं। एंड आर ऑफन यूज टू गैदर एम्पिरिकल एविडेंस, और ये उसके बारे में सबूत वगैरह कागजी या रिटन कह लो इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उससे फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे होगी, ऐसे होगी। ठीक है, टेस्ट थ्योरीज, और थ्योरीज टेस्ट करते हैं। और सिंपली टू गेन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड अराउंड अस, या जो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ के बारे में गहराई में जाके मुतालिया करना। ठीक है, जैसे मलेरिया है या अभी कोरोना वायरस रिसेंटली गुजरा है, तो उसके बारे में गहराई में जाना, ये कहाँ से आया, कैसे फैला, ये कैसे फैलता है, बचाव क्या है। ठीक है, तो ये सारा उस चीज़ में ऐसे अगर मिसाल लें तो कवर हो जाएगा। ऑब्जर्वेशंस कैन बी क्वालिटेटिव, ये क्वालिटीज़ के बारे में भी बात हो सकता है, इन्वॉल्विंग डिस्क्रिप्शन और करेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात के बारे में। और क्वांटिटेटिव, या क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, इन्वॉल्विंग मेजरमेंट्स, जिसमें हम पैमाइशें करते हैं, और न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, तो ये सारा है जी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा।